हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो स्वागत है सभी का बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, हर यूनिवर्सिटी में वैलिड होगा। ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसमें टोटल 1 से लेकर 8 यूनिट है कंप्लीट, ठीक है। और जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछा गया हो, क्योंकि सिलेबस सेम है, ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन पेपर का सिर्फ मतलब ये नहीं कि जितने इसमें क्वेश्चन है वो आपको देखना है। हर एक क्वेश्चन पे डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन बना है उससे रिलेटेड अदर जितने भी नए क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट रहेगा आपका लेक्चर देखने का। तो ये जूलॉजी का है, ठीक है। जैसे आप सबको पता है भी करेंटली दिसंबर से ही एग्जाम सबके स्टार्ट भी हो गए हैं, कई जगह हो भी गया है, ठीक है। तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी पेपर चल रहा है। तो बाकी जितने भी छात्र हैं किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, मेन कैंपस से, सब इसको अच्छे से सुने, ठीक है। और यहाँ से मेन पॉइंट जो है वो नोट भी करें और अच्छे से ध्यान में देकर इसको कई बार देखकर आप पेपर देने जाएं। कम से कम 60 से 70% तो क्वेश्चन चांस है इसी में से आ जाए, ठीक है। सेम क्वेश्चन वही रिपीट भी होते हैं, ये मैंने देखा है, ठीक है। तो मेरा जो पिछले 5 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, देखो ये जो टिक लगा हुआ है इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस छात्र का है ये पेपर था उसने लगाए होंगे टिक अपने हिसाब से। तो सही भी हो सकता है ये और नहीं भी हो सकता है। हम आपको अच्छे तरीके से उत्तर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जो समस्या है वो पहले ही मैंने बता दिया है। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, मेंडेलियन फैक्टर इज सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग, मतलब मेंडेलियन कारक जो है किसके दौरान पृथक होता है। पहले आप समझिए मेंडेलियन कारक होता क्या है। जैसे क्रोमोसोम का आपने नाम सुना है, क्रोमोसोम का नाम सुना है, गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर क्या होता है, डीएनए होता है। इस तरीके से डीएनए लिपटा होता है गुणसूत्र के ऊपर। तो पहली बात, क्रोमोसोम आप जान गए, गुणसूत्र, गुणसूत्र के ऊपर क्या है, डीएनए। इस डीएनए को बाहर आप निकाल के देखोगे तो कुछ इस तरीके से डीएनए होता है। और डीएनए में होते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, है ना, यूरेसिल, थाइमिन, ये सब अलग अलग नाइट्रोजन बेस हैं जिनसे न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का विशेष अनुक्रम होता है इसमें एक, इसी को हम बोलते हैं जीन। मतलब डीएनए का वह भाग जो किसी ना किसी प्रोटीन को बनाता हो, किसको बनाता हो, प्रोटीन को बनाता हो, उसको हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक ये जीन है, दूसरा ये वाला जीन है, बाकी बीच में जो ये डिस्टेंस बची है डीएनए का जो पार्ट है, इसको हम जीन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो पूरा डीएनए जीन नहीं होता है। जीन सिर्फ उसको बोलते हैं, डीएनए का वह पार्ट जो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन का सिंथेसिस करे, किसी प्रोटीन को बनाए, सिर्फ उसे ही हम जीन कहेंगे, जो खुद को एक्सप्रेस करे, समझे। तो ये बात हो गई जीन की। मतलब न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र, उस पर डीएनए लिपटा हुआ है। डीएनए का एक खास सीक्वेंस जो किसी प्रोटीन को बनाता है उसको हम जीन बोलते हैं। और ये जो जीन है इसी को मेंडेल ने क्या बोला था, फैक्टर बोला था। बात समझ में आई कि ये जो जीन है इसको मेंडल ने फैक्टर या कारक नाम दिया था। क्या नाम दिया था, कारक। तो क्वेश्चन ये है कि मेंडल का जो फैक्टर था, कहने का मतलब जो जीन है वो सेल साइकिल में किस स्टेज में सेग्रीगेट होता है, पृथक होता है, अलग होता है। एनाफेज फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि एनाफेज फर्स्ट जो है भाई, ये बात बिल्कुल मियोसिस की हो रही है, क्योंकि माइटोसिस में तो सिर्फ एनाफेज होगा, फर्स्ट सेकंड की बात नहीं करेंगे। आपको पता है सेल डिवीजन 2 टाइप का है,
एक मियोसिस होता है और दूसरा माइटोसिस। तो माइटोसिस सिंगल स्टेप का है और मियोसिस 2 स्टेप का होता है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड। तो जब भी फर्स्ट सेकंड चीजें आ जाएं वो समझ लेना कि मियोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन में जो एनाफेज फर्स्ट है इसमें क्रोमोसोम अलग होते हैं, ये जो गुणसूत्र है ये बीच से अलग हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड इसके अलग हो जाते हैं। इसके अलग होने का मतलब कि डीएनए भी अलग हुआ और डीएनए के ऊपर क्या है, जीन, तो वो भी अलग हो गए। समझ में आया। तो मेंडेलियन फैक्टर एनाफेज फर्स्ट के दौरान सेग्रीगेट होते हैं, पृथक होते हैं। आई होप आपको ये एकदम क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो है डिप्लोटीन, जाइगोटीन, ये सब प्रोफेज के पार्ट है, ठीक है। मियोसिस का जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज पहला पड़ाव, ठीक है, उसके पार्ट होते हैं डिप्लोटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, है ना, पैकेटीन। तो ये सब आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी भी समय है, अगर आपका एग्जाम नज़दीक नहीं है, कुछ समय है, तो आप सर्च करिए, ठीक है, सेल साइकिल बीएससी फर्स्ट ईयर बाय अमर सर, ठीक है। तो मेरा लेक्चर आपको मिल जाएगा, बीएससी वर्ल्ड करके भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बाल्बियानी रिंग्स आर फाउंड इन। तो बाल्बियानी रिंग्स जो होती हैं ये वलय लैम्पब्रुस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लैम्पब्रुस क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताते चलूंगा कि वो रिपीट हो सकता है। चलिए, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज, कोशिका द्रव्य का विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है, माइटोसिस, सिनेप्सिस, साइटोकाइनेसिस या कैरियोकाइनेसिस। तो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन तो एक पूरा सेल डिवीजन है, ठीक है। और सेल डिवीजन में 2 चीजें विभाजित होती है, एक केंद्रक मतलब क्रोमोसोम जो जेनेटिक मटेरियल है, और बाकी साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो माइटोसिस में भी कई फेज होते हैं, आपको पता है। एक होता है इंटरफेज, क्या होता है, एक एम फेज होगा और एक होता है इंटरफेज, इंटरफेज, समझ में आया। अब इंटरफेज में 3 पार्ट होते हैं, G1, यस और G2, ये इंटरफेज के अंतरावस्था के 3 पार्ट है। यम फेज में भी अगेन 4 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। ये अलग अलग हो गए। अब इसमें जो प्रोफेज इससे स्टार्ट होगा और लास्ट तक जाएगा, ये 4 स्टेप है यम फेज के। तो सबसे पहले जब सेल साइकिल स्टार्ट होगा तो G1 से स्टार्ट होगा, यम के बाद G1 से, G1 में फिर यस में, फिर G2 में, फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। और इसके बाद में कोशिका के अंदर के जो क्रोमोसोम वगैरह है वो सब एकदम फिट हो जाते हैं डिवीजन के लिए। फिर होता है कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का कहने का मतलब है केंद्रक का विभाजन, ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म जब डिवीजन होता है इसके लिए वर्ड दिया गया है साइटोकाइनेसिस। क्या दिया गया है, साइटोकाइनेसिस, मतलब कोशिका द्रव्य का या साइटोप्लाज्म का विभाजन, डिवीजन, ठीक है। तो सारी चीजें अच्छे से आपको रिवाइज हो रही होंगी। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म का विभाजन साइटोकाइनेसिस, केंद्रक या न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखिए सेल डिवीजन से कितने सारे क्वेश्चन भरमार के 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन सिर्फ सेल साइकिल एंड डिवीजन से आ रहे हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स डिफरेंट पोल्स ड्यू टू, बोलिए, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र किसके कारण अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं। सेल के अंदर क्रोमोसोम है तो कुछ क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे और कुछ दूसरे पोल पे चले जाएंगे, इस तरीके से। तो ये जो मूवमेंट होता है, पहले सेंटर में अलाइन होते हैं ना मेटाफेज में, फिर वो अलग अलग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, दोनों अपोजिट पोल्स पे। तो इसका क्या कारण है, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोकाइनेसिस या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो आपको पता है कि यहाँ पर जैसे सेल के अंदर पोल पे क्या होता है, यहाँ पे तारक केंद्र होते हैं, ठीक है,
यहाँ पे सेंट्रोसोम, और इनमें क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्यूबुलिन के बने हुए धागे होते हैं जो इस तरीके से अरेंज हुए क्रोमोसोम से जुड़ जाते हैं, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं और यही अपनी ओर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं। समझ में आया? तब सेग्रीगेशन होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स सूक्ष्म कायन को बोलते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं बोला जाता है। इनके माध्यम से क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है माइटोसिस अकर इन, माइटोसिस अकर इन, समसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है बताइए। अब ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। माइटोसिस अकर इन वेजिटेटिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, मैच्योर सेल्स, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ जो निशान लगा हुआ है ये गलत है, सिर्फ वेजिटेटिव में नहीं होगा। समसूत्री विभाजन तो हर जगह होता है ना। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगर यहीं पे म्यूसिस पूछता, म्यूसिस डिवीजन अकर्स इन, तो आप सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स चूज करते, क्योंकि जनन कोशिकाएं जो होती हैं इनमें दोनों प्रकार के डिवीजन होते हैं। जनन कोशिकाओं में दोनों प्रकार के, जब युग्मक का निर्माण करना होगा, गैमीट फॉर्मेशन, तो गैमीट के फॉर्मेशन के लिए वो क्या करेंगी, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। और जब उनकी संख्या बढ़ाना होगा सिर्फ, तब वो माइटोसिस करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स तो मियोसिस माइटोसिस दोनों करते हैं, लेकिन बाकी ये जो सेल्स हैं ये सिर्फ माइटोसिस करते हैं। तो अगर मियोसिस की बात होती तब ऑप्शन बी सही होता, लेकिन माइटोसिस पूछा है, तो माइटोसिस तो सभी कोशिकाओं में हो रही, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी में। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है विच फेज कम इन बिटवीन द G1 एंड G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल। अभी तो बताए थे आपको G1, फिरियस और G2, इस तरीके से इंटरफेज के 3 पार्ट, इंटरफेज के 3 पार्ट, अंतरावस्था जो है इसके 3 पार्ट होते हैं। तो G1 और G2 के बीच में कौन आ रहा है, यस फेज आ रहा है। कितना आसान है, समझे। जो डिटेल डिस्कशन है उससे आपका बड़ा फायदा होगा। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आप समझिए, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं वो सब मैं बताता चलूंगा। जैसे यम फेज पे क्या पूछ सकता है, यम फेज जो है, एम फेज में क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है। एक्चुअल जो सेल डिवीजन है वो किस में होता है पूछ ले अगर, तो यम फेज में होता है। जैसे मनुष्य की जो कोशिका है, ह्यूमन सेल्स, वो 24 घंटे में डिवाइड होती है। एक डिवीजन होने में 24 घंटे लग जाते हैं, 24 आवर। इसमें से 5% सिर्फ समय लगता है किसमें, यम फेज में, और बाकी 95% का टाइम किसमें लगता है, इंटर फेज में लगता है। ठीक है, आप समझिए अच्छे से, 5% टाइम यम फेज में लगेगा और 95% का टाइम इंटर फेज में। और जबकि पूरा का पूरा सेल डिवीजन जो है वो एम फेज में होता है। डिवीजन किस में होता है, एम फेज में। और इंटर फेज में क्या होता है, मेंटेनेंस का कार्य होता है, मेंटेनेंस का कार्य होता है। मतलब कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, अपने साइटोप्लाज्म को बढ़ाएगी, क्योंकि भाई एक कोशिका है छोटी सी, वो अपने बराबर की 2 कोशिकाएं बनाना है उसको, तो अपने साइज को बढ़ाएगी ना, साइज बढ़ेगा, है ना, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डबल होगा, क्रोमोसोम्स का नंबर डबल होगा, डुप्लीकेशन होगा ना। यहाँ पे एस पेज में क्रोमोसोम डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए का पार्ट डबल हो जाएगा, कंटेंट डबल हो जाएगा। 5 ग्राम होगा तो कितना हो जाएगा, 10 ग्राम बन जाएगा, क्योंकि उसको 2 कोशिकाओं में जाना है अलग अलग। तो इसलिए 95% जो समय है ये व्यतीत हो जाता है अंतरावस्था में, इंटरफेज में। ठीक, उसमें सिर्फ सेल मेंटेन होती है डिवीजन के लिए, और सिर्फ 5% का टाइम लगता है, कुछ घंटे यम फेज में, जहां पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होते हैं, जहां पे एक्चुअल डिवीजन हो रहा है, केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेल डिवाइड होती है। अब धीरे धीरे करके सेल डिवीजन का पूरा टॉपिक कवर हो जा रहा है ना।
तो इसी तरीके से जितनी भी यूनिट आपकी हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो है सेल साइकिल के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर की बात मत करना कि 8 नंबर था फिर 9 आना चाहिए, ठीक है। जैसा अरेंजमेंट है आपको क्वेश्चन से मतलब है, कंसेप्ट सीखने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम्स आर प्रेजेंट इन। तो जैसे यहाँ पे बना है छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है 2 मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। अंदर की जो मेम्ब्रेन है इसमें इस तरीके से क्या होते हैं, वलन पाए जाते हैं, ठीक है, फोल्ड, इस तरीके से फोल्ड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अंदर जो फोल्ड हैं इनको बोलते हैं क्रिस्टी, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और इन क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे इस तरीके से पार्टिकल लगे होते हैं जिसको F1 F0 पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F1 F0 पार्टिकल, या इसको ऑक्सीसोम भी बोला जाता है, ठीक। तो ऑक्सीडेशन जो है, फूड का ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज वगैरह का, क्रेब साइकिल आपने पढ़ा होगा ना, ETS पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इसी पे चलता है, ये। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है, कौन सी, इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली में जो क्रिस्टी हैं इसके ऊपर लगे होते हैं F1 पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें होती हैं, एक इस तरीके से होता है और एक ये होता है। तो एक को बोलते हैं F1 और एक को बोलते हैं F0। तो इसको F1 F0 पार्टिकल भी बोला जाता है और ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीसोम किसमें है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसा भी हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ने देखे इसके ऑप्शन चेंज कर दे, है ना, यहाँ पे दे दे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी और माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है उस फोल्डिंग में क्रिस्टी के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है, तो याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन, इनसाइड द सेल H2O2 क्लियरेंस इज ब्राउट अबाउट बाय। कोशिका के भीतर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है H2O2 की निकासी किसके द्वारा होती है, वही किसके द्वारा होगा, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसके लिए स्पेशल एक सेल ऑर्गेनल बनाया है ईश्वर ने सेल के अंदर, पेरोक्सीसोम, ठीक है। तो पेरोक्सीसोम जो है इसके अंदर कैटेलेज एंजाइम होता है, कैटेलेज, कैटेलेज एंजाइम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कैटेलेज। और इसके लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में आपको पता होगा आयरन यूज होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे एंजाइम हैं, मैक्सिमम एंजाइम जो होते हैं वो मेटल से एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं मेटल के द्वारा, एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप यूज करते हैं, मेटल आयन के रूप में यूज किया जाता है ना, जिसको आप कोफैक्टर वगैरह पढ़े होंगे ना, ये सारी चीजें। तो कैटेलेज एंजाइम या फिर को आयरन को यूज करता है। कैटेलेज एंजाइम जो पेरोक्सीसोम में है यही इसके क्लियरेंस का काम करता है H2O2 पे, ठीक है। तो पेरोक्सीसोम विद द एंजाइम कैटेलेज, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझते चलना है। समय ज्यादा लगेगा लेक्चर में, लेकिन आपको भी आनंद आ जाएगा इसको कंप्लीट करने के बाद। जब पेपर में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारी चीजें वहां से मिल रही। स्पिंडल अपैरेटस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ माइटोसिस। स्पिंडल उपकरण कब बनता है बताइए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज। तो इसका बनना प्रारंभ हो जाता है प्रोफेज में, पूर्व अवस्था जो पहली अवस्था होती है एम फेज की। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अक्कर्स, क्रोमोसोम का संघनन पूर्वावस्था में ही स्टार्ट हो जाता है, पूर्वावस्था फर्स्ट में, समझे। तो प्रोफेज फर्स्ट की अगर बात हो रही है मतलब मियोसिस है, क्योंकि मियोसिस में फर्स्ट सेकंड होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में कितने सारे स्टेज होते हैं, 5 स्टेज होते हैं। कौन कौन से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, पैकेटीन और डिप्लोटीन, डिप्लोटीन उसके बाद डायाकाइनेसिस, डायकाइनेसिस। तो ये 5 स्टेप हैं टोटल।
इन पांचों के दौरान क्रोमोसोम कंडेंस होते रहते, संघनित होते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ होता है उस समय पे उसमें क्रोमोसोम होते हैं, किसके रूप में, क्रोमेटिन के रूप में। वो गुणसूत्र नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है, सिर्फ मैटर दिखेगा उसमें, जो कि क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमेटिन धागे क्या होता है, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, प्रोफेज आएगा, तो प्रोफेज में वो धीरे धीरे धागे मोटे होने लगेंगे, उसमें कंडेंसेशन चालू होगा। क्रोमेटिन धागे धीरे धीरे करके कंडेंस होकर वो क्रोमोसोम का रूप ले लेंगे। और प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। और मेटाफेज जो है, मेटाफेज वो स्टेज है जिसमें सर्वाधिक कंडेंस क्रोमोसोम मिलते हैं, क्योंकि प्रोफेज में कंडेंस हो गए अच्छे से, और उसके बाद कौन सी फेज आएगी, मेटाफेज। तो मेटाफेज में इसीलिए क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी अवस्था है, वो कौन सा स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम का माइक्रोस्कोप से निरीक्षण अच्छे तरीके से किया जा सकता है, तो वो है मेटाफेज। क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोसोम एकदम करेक्ट दिखते हैं, सॉरी, ठीक है। तो मेटाफेज में अच्छे तरीके से आपको क्रोमोसोम दिख सकते हैं अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ द डीएनए स्ट्रैंड हैज नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस ATTGCC द mRNA विल हैव। आपको बताना है कि डीएनए के स्ट्रैंड में अगर ये कोडिंग है तो mRNA में क्या होगा। तो आपको पता होगा एडेनिन की जगह पे क्या होना चाहिए, थाइमिन, लेकिन आरएनए आरएनए में थाइमिन होता नहीं, थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल, तो यहाँ यू होगा। थाइमिन की जगह पे एडेनिन, फिर थाइमिन की जगह पे क्या होगा, एडेनिन। ग्वानिन की जगह पे साइटोसिन, और साइटोसिन की जगह पे ग्वानिन, ठीक है। तो UAAGCGG ये होगा, UAACGG। तो ये तो आप जानते ही होंगे ना, क्योंकि एडेनिन किससे जुड़ता है, थाइमिन से जुड़ता है, और थाइमिन हमेशा एडेनिन से जुड़ेगा। कितने बॉन्ड बनाते हैं ये, डबल बॉन्ड से जुड़ता है। और साइटोसिन किससे जुड़ता है, ग्वानिन से। ये कितने बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये बात हो गई डीएनए की केस की, किसकी, डीएनए, ठीक है। और आरएनए में थाइमिन होता नहीं, तो आरएनए में एडेनिन जो होता है ये डबल बॉन्ड बनाता है यूरेसिल के साथ, और साइटोसिन और ग्वानिन का सेम केस रहेगा। तो आरएनए और डीएनए में बस इतना ही अंतर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि होते दोनों में, आरएनए और डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, लेकिन एक यहाँ पे चेंज है, ठीक है। यहाँ पे थाइमिन है डीएनए में, यहाँ यूरेसिल है। तो टोटल अगर नाइट्रोजनस क्षार पूछे जाएं तो 5 होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन। लेकिन किसी एक न्यूक्लिक एसिड में पूछा जाए, आरएनए या डीएनए में, तो उसमें 4 ही मिलते हैं। समझ में आया, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन किसी भी एक न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए या आरएनए में, सिर्फ 4 नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं। डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट है और आरएनए में थाइमिन एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बेस पेयरिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, बेस पेयरिंग बोलते हैं। ये भी याद रखना है कि कौन कितने बॉन्ड बनाता है। ये सब चारगाफ रूल आप लोग पढ़े होंगे ना, चारगाफ रूल, उसमें अच्छे तरीके से समझाया जाता है। तो ऐसे आपको एक सीक्वेंस देके mRNA का पूछ सकता है, या हो सकता है कि अमीनो एसिड का पूछ ले, ठीक है। इससे भी आगे जाके ऐसे ऐसे कोडिंग और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में आपको पता होगा ना, रिप्लिकेशन वगैरह, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब पढ़े ही होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ कॉइलिंग इन डीएनए इज। डीएनए के कुंडलन का प्रकार है जिगजैग, लेफ्ट हैंडेड, या अपोजिट या राइट हैंड। आप सबको पता है दक्षिणावर्ती घुमा होता है राइट हैंडेड। डीएनए इज मेनली लोकेटेड इनसाइड। डीएनए मुख्य रूप से किसके अंदर होता है, तो मुख्य रूप से तो होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये गलत है। हालांकि जो डीएनए है वो होता तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा गया है मेनली तो के अंदर होगा। पूरा का पूरा 95 की बात छोड़िए, 99.5% जो आपका डीएनए है वो किसके अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्वेश्चन बहुत घुमाया हुआ है, वो अच्छे गलत किए होंगे, समझ रहे क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछा कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। ऐसा पूछता तो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस सही होता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका भी सेल्फ डीएनए होता है, जिसको प्लाज्मिड बोलते हो आप, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। लेकिन इसने मेनली वर्ड लगा दिया है, इसका मतलब आपको अच्छे से
गौर करके क्वेश्चन पढ़ना है। मुख्य रूप से कहाँ मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो मुख्य रूप से है नहीं, उसमें 0.5% डीएनए होगा, टोटल जितना बॉडी में होता है उसका 0.5% होगा, 1% होगा, है ना। तो मुख्य रूप से न्यूक्लियस में ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ था, जो अच्छे से पढ़ेगा वही सही करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए इज मेनली लोकेटेड इनसाइड, ये तो हो गया। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, तो आपको पता है सन 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है। और ये बहुत बड़ी क्रांति थी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसके अंदर बहुत बड़ी क्रांति थी, क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर से बहुत सारी चीजें आगे खुल के आई। अगला क्वेश्चन है, ये तो आप लोग जानते हो ना, वाटसन क्रिक वाला, ये सब पढ़ते ही आ रहे हो 10th से। वन जीन वन एंजाइम, ले एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत पूछ लिया, 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो। बीटल और टेटम द्वारा प्रपोज की गई थी ये थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी किसने दिया था, बीटल एवं टेटम। ये 11th में भी खूब तबाह करता है क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, टेस्ट में पूछेंगे, हाफ ईयरली में पूछेंगे, है ना। वार्षिक वाला जो होगा पेपर उसमें हम पूछा जाता है, अभी भी परेशान किए हैं आपको। अगला क्वेश्चन है द न्यूक्लियस कंटेन्स, केंद्रक में होता है, क्या होता है केंद्रक में, सबको पता क्रोमोसोम होते हैं, है ना। गुणसूत्र ही ना होंगे न्यूक्लियस में। तो सोचिए इतने आसान बच्चों वाले क्वेश्चन भी आते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन जो है तो आप ऐसे ही कर लोगे, 50% पेपर आप बहुत आसान पाओगे। द एंडोस्केलेटन ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ, एंडोस्केलेटन अंतः कंकाल जो होता है कोशिका का किससे बना होता है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है। अंतः प्रदीप्ति जालिका, जैसे सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे सेंटर में केंद्रक होता है, इसके अंदर बहुत सारी एक या एक से अधिक केंद्रिकाएं हो सकती हैं, और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है केंद्रक की, इससे जुड़ी हुई कुछ इस तरीके की संरचनाएं होती हैं, ठीक है। इस तरीके से संरचनाएं होती हैं कुछ, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती हैं, SER और एक होती है RER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकनी अंतःप्रदीप्तीय जालिका, और दूसरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदुरी अंतःप्रदीप्तीय जालिका। खुरदुरी का मतलब होता है जिसपे छोटे छोटे इस तरीके से दाने के जैसे राइबोसोम चिपके होते हैं, उसको बोलते हैं RER। और जो चिकनी होती है जिस पर राइबोसोम नहीं होते उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER बोलते हैं। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका मेन काम होता है ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस, ठीक। RER जो है ये साथ में ग्लाइकोप्रोटीन भी बनाएंगे, प्रोटीन्स का निर्माण, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है। आपको पता है राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये देखिए सेल के अंदर पूरा एंडोस्केलेटन फैला देते हैं, इसी तरीके से पूरे फैले होते हैं, तो अंतः कंकाल बन जाता है इनके माध्यम से। तो एंडोस्केलेटन ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इज, तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनेंगे, गोल्जी अपैरेटस में बनेंगे, गोल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम जो होगा, राइबोसोम ये बनाएगा प्रोटीन, क्या बनाएगा, प्रोटीन। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, लिपिड। अभी बताए थे आपको, लिपिड और प्रोटीन भी बनाता है। अगर RER है तो प्रोटीन भी बनाएगा, लिपिड भी बनाएगा। SER मेनली लिपिड बनाता है। तो ये लिपिड और प्रोटीन बनने के बाद जाएंगे गोल्जी बॉडी में, कहाँ जाएंगे, गोल्जी बॉडी में, और ये इसकी प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग का मतलब ये है संसाधन करेगा, मतलब प्रोटीन में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट जोड़ देगा, लिपिड में भी क्या जोड़ देगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लाइको वर्ड यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, ग्लाइको, ठीक है। तो प्रोटीन में जब कार्बोहाइड्रेट जोड़ेगा गोल्जी बॉडी तो उसका नाम होगा ग्लाइकोप्रोटीन। इस प्रोटीन में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देगा और ये बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ऐसे ही जब लिपिड में जोड़ देगा कार्बोहाइड्रेट तो ये क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कौन करेगा, गाल्जी बॉडी करता है, गाल्जी का है, ठीक है।
गाल्जी अपैरेटस। अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्रोटीन और लिपिड अलग जगह बनते हैं, फिर ये संसाधन के लिए किसके पास जाते हैं? गाल्जी काय के पास, और वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट जोड़ देता है, संसाधित कर देता है ना, थोड़ा स्पेसिफाई कर देता है, तो जिससे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टर्म बेसल बॉडी इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ। बेसल बॉडी जो होता है आपको पता है, फ्लैजिला और सीलिया जो होते हैं, है ना, ये गमनांग है। क्या है? गमनांग, लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, जिससे जैसे सेल्स में भी पाए जाते हैं, और आप प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया वगैरह में देखेंगे फ्लैजिला, पैरामीशियम में आपने सीलिया देखा होगा, बहुत सारे सीलिया होते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर में जो बेस होता है, ठीक है, जैसे फ्लैजिला में 3 पार्ट होते हैं, हुक होता है, बेसल बॉडी होती है ना, और फिलामेंट फाइबर होता है बाहर का, तो उसको बेसल बॉडी बोला जाता है। ये सीलिया और फ्लैजिला में मिलेंगे। याद ये रखना कि सीलिया और फ्लैजिला दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन है, गमनांग बोलते हैं, गमन करने में, चलने में हेल्प करते हैं। द फिलामेंट्स एसोसिएटेड कॉन्स्टिट्यूटेड बाई। सीलिया और कशाभिका से जुड़े तंतु किसके द्वारा गठित होते? बताइए। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, बिल्कुल सही। माइक्रोट्यूब्यूल्स सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा बने होते हैं, इन्हीं से गठित होते हैं, संरचना उनकी इसी से बनती है। चलिए यहाँ पे देखो, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला पे कितने सारे क्वेश्चन आए। तो इस तरीके का 9+2 अरेंजमेंट होता है। देखो यहाँ पे समझाया भी है। 9 रिंग बाहर की ओर होती हैं जोड़े में, और एक सेंटर में होती है, 2, ठीक है, इसीलिए उसको बोला जाता है 9+2 अरेंजमेंट। अब 9+0, 9+1, 9+3 ये सब अलग अलग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक का है, ये प्रोकैरियोटिक में अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज, सेंट्रियोल जो है इसका क्या काम है? वही सेंट्रियोल जो सेल में मैंने इस तरीके से बनाया था, ये क्या करता है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करवाता है। जो सेंटर में क्रोमोसोम लगे होते हैं उनको अपोजिट पोल पे खींचने के लिए फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करवाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनेली हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। मतलब निषेचन के दौरान अंडे में शुक्राणु के प्रवेश में कौन सा अंगक मदद करता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। जब ओवम में अंडाणु के अंदर स्पर्म एंटर करता है तो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो काम करेगा? बोलो। वहां पे लाइसोसोम काम करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे। और ये एक्रोसोम, भाई ये क्या है? सेल है, गैमीट ही तो है, गैमीट सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। अंडाणु भी क्या है? कोशिका है, और शुक्राणु भी कोशिका है। तो कोशिका है, इसका मतलब इसके अंदर कोशिका अंग होंगे। जैसे स्पर्म में आपने पढ़ा होगा, हेड होता है, ये बीच में नेक है, ये मिडिल पीस है, और इसके पीछे क्या लगा होता है? फ्लैजिला लगा होता है, ठीक है। तो मिडिल पीस में क्या होता है? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसमें। और एक्रोसोम में क्या है? एक्रोसोम में बाकी सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियस वगैरह होता है, लाइसोसोम होते हैं। तो यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम जो परत होती है अंडाणुओं के ऊपर, एक्रोसोम की जो परत है, इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये पेनिट्रेशन में, अंदर घुसने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, लाइसोसोम्स। समझे? पूरा कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके एंजाइम जो होते हैं वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, याद रखना है। बिलो 5 पीएच जो है 5 से कम होना चाहिए, एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये अम्लीय परिस्थितियों में ही बस एक्टिव होते हैं। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डाउन सिंड्रोम इज, डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ट्राइसोमी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। ऐसे समझिए जैसे आपको पता है
46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, उसको हम 23 जोड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोड़े। तो मतलब सभी के सभी जोड़े में हुई। अब 21वें नंबर पे जो क्रोमोसोम होता है उसमें 2 की जगह पे 3 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 3। मतलब 21th पेयर पे ट्राइसोमी हो गई। 21st पेयर विद वन मोर बोलिए या ट्राइसोमी बोलिए, क्योंकि होने चाहिए थे 2। 23 जोड़े मतलब सब जोड़े में होंगे, तो 21वां जोड़ा जो है इसमें 2 ही तो होने चाहिए थे, लेकिन एक ज्यादा आ गया, अधिक हो गया। 21वें युग्म में एक अधिक हो जा, ट्राइसोमी बोलते हैं इसको। तो टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इससे होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बहुत सारे लक्षण होते हैं। पाल्म कीज, ठीक है, जीभ में एक बड़ी सी खांच होती, टंग में, सिर गोल गोल हो जाता है, हथेली चौड़ी हो जाती, ठीक है, छोटे कद का रह जाएगा बच्चा। ये सब लक्षण होते हैं इसके डाउन सिंड्रोम के। तो डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? 21वें जोड़े जो है क्रोमोसोम के गुणसूत्र के, उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, क्रोमोसोम का नंबर 1 फालतू हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज नॉट हेरिडेटरी, मतलब इनमें से कौन आनुवंशिक रोग नहीं है? हीमोफीलिया तो आपको पता है आनुवंशिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा। सिकल सेल एनीमिया भी है, कलर ब्लाइंडनेस भी होता है और ऋणांधता भी। लेकिन मोतियाबिंद जो है ये भाई कैसा है? ये हेरिडेटरी नहीं, आनुवंशिक रोग नहीं है, ये एक से दूसरे में नहीं जाएगा। ये तो फिजिकल कैरेक्टर्स के थ्रू होता है ना, कोई जेनेटिक मटेरियल से होने वाला है नहीं, है ना, उससे रिलेटेड नहीं है क्रोमोसोम से, तो ये इनहेरिट नहीं होगा मोतियाबिंद। तो आंसर इसका सेकंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पीएच ऑफ लाइसोसोम इज, अभी बताए थे भाई, क्वेश्चन देखो इसी में पूछा गया है। लाइसोसोम का पीएच कितना होता है? एसिडिक होता है, ये याद रखना है। एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, यहाँ लिखा भी है 4.5 से 5 होगा, समझे? आपको पता है ना 7 न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर जाओगे तो बेसिक होगा, नीचे जाओगे तो एसिडिक होगा। तो लाइसोसोम में एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक पीएच में ही एक्टिव हो सकते हैं, बस। अगला क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली कंट्रोल्स द इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ माइक्रो मोलिक्यूल्स टेकिंग द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो फिर से वही पूछ लिया, सेल के अंदर जो है क्लियरेंस का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जिससे क्या होता है? माइक्रो मोलिक्यूल्स जो बड़े बड़े हैं अंतःकोशिकीय पाचन को नियंत्रित करने में ये हेल्प करता है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उस सबको क्या करेगा? ये पाचित कर देगा, डाइजेस्ट करने का काम करेगा। द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग पार्ट ऑफ बोन सेल इज नोन एज, मतलब अपने आप को, कोशिका अपने आप को ही, अपने भागों को पचा दे, इसको क्या बोला जाता है? इसको ऑटोफेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोफेजी। और ये होता है किसके माध्यम से? फिर वही लाइसोसोम के माध्यम से हो। ऑटोफेजी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोले? ऑटो मतलब स्वयं, और फेजी मतलब भोजन, उसका खाना, उसको नष्ट करना, ग्रहण करना, तो ऑटोफेजी बोलेंगे। द सुसाइड वैग ऑफ सेल इज, फिर से लाइसोसोम, क्योंकि ये इसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है ना, कोशिका को, कोशिका की आत्महत्या की थैली। सुसाइडल वैग ऑफ सेल लाइसोसोम, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। अगर लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम भरे हुए हैं और ये फट जाए तो पूरी सेल नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो एंजाइम्स है बाहर आ जाएंगे और पूरी सेल के जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होंगे, ठीक है, इसके अंदर, हाँ, और राइबोसोम होंगे, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी होंगी, इस तरीके से सबको ये नष्ट कर देगा, सबको नष्ट कर देगा, पूरी सेल को खत्म कर देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल वैग ऑफ सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम कंटेन्स, तो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। देखो सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल में, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं, अधिकतर चीजें तो कॉमन होती है, जैसे राइबोसोम हमारे अंदर भी है, प्लांट में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स में भी है, प्लांट के सेल्स में भी, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीजें हमारे अंदर भी हैं और प्लांट में भी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो
एक दूसरे absent हो, जैसे हमारे सेल में किसी भी प्रकार का वो नहीं वर्णक है ना, पिगमेंट। जैसे क्लोरोप्लास्ट जो है वो तो सिर्फ प्लांट में है, तभी तो वो हरे दिखते हैं, हमारे अंदर नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट में है, क्या होगा? एक तो आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, दूसरा सेल वॉल हो गया। हम लोगों की सेल जो है उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है कोशिका भित्ति, वो सिर्फ प्लांट में होगा। ऐसे ही एक सेल ऑर्गेनल ऐसा है जो सिर्फ किस में मिलेगा? एनिमल में मिलता है, सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल उसमें एब्सेंट होता है, क्या बोलते हैं? प्लांट सेल में, ठीक है, सिर्फ एडिबल सेल में पाया जाएगा। दूसरी एक और चीज है, जैसे गाल्जी बॉडी जो होते हैं ना, गोल्जी बॉडी, इसको हमारे अंदर तो गोल्जी बॉडी ही बोलते हैं, लेकिन इसी को प्लांट सेल में डिक्टियोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो ये बात भी याद रखना, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट हैं थोड़ा, उनको आपको याद रख के चलना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द गोल्जी अपरेटस कंटेन्स, गोल्जी अपरेटस में क्या क्या होगा? फास्फोलिपिड होंगे, प्रोटीन्स, एंजाइम और विटामिन सी, बिल्कुल सही है। डिक्टियोसोमा देखो, है ना, वही क्वेश्चन जो मैं बता रहा था सेम पूछा गया है। डिक्टियोसोम है क्या है? गोल्जी बॉडी ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी है उसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं, और हमारे अंदर उसको गोल्जी बॉडी बोला जाता है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आसान से आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, लप्पू से क्वेश्चन है, आराम से करते है ना। झिंगुर सा क्वेश्चन देखो, द सपोर्टिंग फ्रेम वर्क ऑफ अ सेल कंसिस्ट ऑफ, एक कोशिका के सहायक ढांचे में होते क्या होते? सहायक ढांचे मतलब जो उसका इंडोस्केलेटन बना रहा हो, सेल का ढांचा तैयार कर रहा हो, बेस, तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होंगे और माइक्रो फिलामेंट्स भी होंगे या नहीं? तो इसका आंसर होगा बोथ एंड बी। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन्हीं दोनों से बनेगा, तो नन ऑफ दीज ये नहीं सही है, सही है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज स्पेशली सेल डेवलप्ड इन सेल एक्टिविटी इंगेज्ड इन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विशेष रूप से विकसित है, कोशिका क्रियाविधि में शामिल है। किसमें? तो आपको पता है ER का मेन काम है लिपिड का निर्माण, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। लेकिन अगर वो RER हो जाए तो ये प्रोटीन को भी बनाने लगता है, लेकिन स्पेशली ये काम किसका है? लिपिड सिंथेसिस का, ठीक है, ER का। तो ER क्या करेगा? लिपिड सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस ER का काम नहीं है, ये तो राइबोसोम का काम, राइबोसोम, है ना, समझे? तो लिपिड सिंथेसिस जो है ये ER का काम, ER का काम, लेकिन ER के ऊपर छुपके से जाके, छोटा है ना ये राइबोसोम, तो जाके उसके ऊपर बैठ गया, तो मजबूरी है उसको प्रोटीन भी बना देता है जो रफ वाला होता है। लेकिन मुख्य कार्य जो है जिसके लिए इसको बनाया गया है, ER को ईश्वर ने बनाया, किस लिए बनाया? लिपिड सिंथेसिस के लिए, समझे? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, काप्पा पार्टिकल्स इंडिकेट्स, काप्पा पार्टिकल क्या दर्शाते हैं भाई? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को दर्शाते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता क्या है इसको समझिए। जैसे इनहेरिटेंस का मतलब है वंशागति, जो चीजें हमारे जेनेटिक मटेरियल में हो आगे पीढ़ियों में जाएंगी, यही इनहेरिटेंस है, लक्षण जाएंगे। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है? जैसे हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारा DNA चढ़ा हुआ है। इस DNA से क्या होता है? इन्हीं में जीन है, यही सूचना आगे ले जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है सेल में, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका खुद का सर्कुलर DNA होता है। ये भी क्या करता है भाई? जब DNA है तो ये भी जीन का काम करेगा DNA का, तो ये भी तो इनहेरिट हो रहा है, क्योंकि यही माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे अंदर है यही तो हमारे अगली पीढ़ी में भी जाएगा। तो साइटोप्लाज्म के थ्रू भी कुछ थोड़ा बहुत वंशागति आ रही, इनहेरिटेंस आ रही, इसी को बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो
जो न्यूक्लियस के अलावा कहीं और से इनहेरिट हो रही है चीजें, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो साइटोप्लाज्म में, समझे, तो इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी प्लांट। अब आ गए मेंडल वाले क्वेश्चन। वाज नॉट यूज बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। सीड कलर यूज हुआ था भाई, है ना, हरा और पीला। सीड शेप, बीज की आकृति, पॉड लेंथ, ये गलत है। सीड शेप तो था क्योंकि झुर्रीदार भी था, पिचका हुआ एक फूला हुआ, और फ्लावर पोजीशन भी था, अच्छी और अंत एक्सियल वाला। तो ये जो है पॉड लेंथ, भाई फली की लंबाई नहीं थी, फली का कलर था लेकिन फली की लंबाई नहीं थी। तो सीड कलर भी था, सीड शेप भी था, एक झुर्रीदार एक फूला हुआ गोल, और फ्लावर पोजीशन भी था, लेकिन ये जो है थर्ड वाला पॉड लेंथ, ये आपका राइट आंसर होगा। इसको उन्होंने तो 7 के 7 जो कैरेक्टर थे और उसके जो 14 ट्रीट थे, ठीक है, विशेषक, इनको आपको अच्छे से गौर करके जाना है भाई। ये हर जगह क्वेश्चन आता है, कक्षा 10 में भी पूछते हैं, 12 में भी पूछते हैं, बीएससी में भी पूछते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक पूछते हैं, हर जगह ये मिलेगा क्वेश्चन। एमएससी में भी पूछते हैं, पीएचडी करोगे वहां भी अगर बॉटनी ले लिए तो वहां भी जूलॉजी बॉटनी में पी प्लांट पे जरूर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। नीट में भी पूछते तो कहीं नहीं छोड़ते। तो आपको ये 7 कैरेक्टर जो पी प्लांट के लिए थे मेंडल ने, और इसके जो 14 विशेषक थे, है ना, अपोजिट कैरेक्टर वाले, इनको ध्यान में रख के जाना है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सभी तीनों के तीनों लॉ भी याद रखना है ना। जैसे एक संकर क्रॉस जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उससे 2 लॉ इनके डिफाइन हुए, कौन कौन से प्रूफ हो जाते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन। थर्ड जो है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस से आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, किसका जीनोटिपिक रेशियो कितना है, किसका फिनोटिपिक रेशियो कितना है, सारी चीजें आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो लेक्चर देखिए जाके, पढ़े हैं बहुत सारे। यही सब क्वेश्चन आएंगे। व्हिच आर द फॉलोइंग आर प्रोकैरियोट्स। इनमें से कौन प्रोकैरियोट है बताइए। तो सबको पता है बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। जितने भी मोनेरा में रखे गए हैं सभी बैक्टीरिया हैं, प्रोकैरियोट्स, पता है ना। फंजाई यूकैरियोट्स हैं, वायरसेस एसेलुलर, ना तो ये यूकैरियोट है ना तो ये प्रोकैरियोट है, आकोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोवंस क्या है, यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये भी यूकैरियोट्स हो गए और प्रोटोजोवंस यूकैरियोट है। वायरस एसेलुलर होते हैं, ये तो ना प्रोकैरियोट है ना ही यूकैरियोट, क्योंकि ये सेल ही नहीं, ये सेल ही नहीं। और बैक्टीरिया मोनेरा में आता है, ये जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया, ये सभी प्रोकैरियोट्स हैं। मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज। कोशिका झिल्ली में सबसे ज्यादा लिपिड कौन सा है, फास्फोलिपिड, पता है आपको, 100 बार मैंने बताया है क्वेश्चन। अगर आपने पिछले क्वेश्चन किए होंगे, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट, पता होगा। सेल मेम्ब्रेन को खूब अच्छे से मैंने कई सारे लेक्चर पढ़े हैं, डिटेल में पढ़ाया है, उसको आपने देखा होगा। तो फास्फोलिपिड कंटेंट मैक्सिमम होता है। जैसे लिपिड के भी अलग अलग टाइप है ना, ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड, स्टार्च, ये सॉरी ऑयल हो गया, फैट हो गया ना, फैटी एसिड से सब लिपिड ही तो हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया, सब लिपिड है, सल्फोलिपिड हो गया। लेकिन फॉस्फोलिपिड जो है यही मैक्सिमम पाया जाता है। जैसे लेसिथिन, इसका एग्जाम्पल है लेसिथिन। लेसिथिन जो है फॉस्फोलिपिड है, ये अधिकांश पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में। चलिए अगला क्वेश्चन, Which are the following structures controls the transport the material into and out of living cells। तो सेल मेम्ब्रेन ही तो ये काम करेगी। कोशिका झिल्ली जो होती है ये कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाली चीजों को कंट्रोल करता है। Who proposed fluid mosaic model for plasma membrane? सिंगर एंड निकोलसन सन 1972 में प्रपोज किया था, ठीक है। पूरा डाटा याद करके जाना। सिंगर और निकोलसन जो थे इन्होंने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि लिपिड की बाई लेयर होती है, क्या होती है, लिपिड की बाई लेयर होती है, और उसके बीच में प्रोटीन धसे हुए होते हैं, ठीक है। और ये तरल प्रकृति की होती है, गति भी कर सकती है, फ्लूइडिटी के बारे में बताए थे। इसमें 2 प्रकार की उन्होंने प्रोटीन्स बताई थी, कुछ बाहर होती हैं प्रोटीन और बाकी कुछ अंदर धसी हुई होती हैं, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने चैनल वगैरह की बात की थी, बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स की बात की थी। तो ये डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप लेक्चर देखिए जाके, वहां पे खूब अच्छे से मैंने समझाया हुआ। जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल्स हैं
है ना। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो रॉबर्टसन ने दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल जो ये चल रहा है, ठीक है। डेनिली डेंसन ने जो दिया था फर्स्ट मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो भी मैंने पढ़ाया है, उसको अच्छे से कवर करिए जाके। सिनेप्सिस अकर एट, सिनेप्सिस का मतलब क्या है? सिनेप्सिस जो है ये दो क्रोमोसोम के आपस में एक्सचेंज जब होते हैं ना, जब जुड़ जाते हैं, जैसे एक ये क्रोमोसोम है, एक ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे सिनेप्सिस होगा। तो सिनेप्सिस जो है ये जाइगोटीन में होता है, युग्मन बोलते हैं इसको। किसमें होता है? जाइगोटीन, युग्मावस्था भी इसको बोला जाता है, युग्म सूत्र अवस्था। तो सिनेप्सिस मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन में होता है, समझे। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में जो 5 स्टेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइगोनेसिस, इसके जाइगोटीन वाला जो पार्ट है इसमें सिनेप्सिस होता है। फिर से अच्छे से सुनिए, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में जो सेकंड स्टेज है जाइगोटीन, इसमें पाया जाता है सिनेप्सिस। ड्यूरिंग मियोसिस द क्रोमोसोम्स नंबर इज, तो अर्धसूत्री विभाजन अगर होगा मियोसिस तो रिड्यूस होकर हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम के नंबर, है ना। ये तो पता ही है आपको अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए कहाँ नहीं होगा? क्रोमेटिन में भाई होगा, न्यूक्लियस में होगा, साइटोप्लाज्म में बिल्कुल होगा। साइटोप्लाज्म में किस चीज में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। तो न्यूक्लियोलस जो होता है इसमें आरएनए और प्रोटीन होता है, राइबोसोम वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन डीएनए नहीं होता है। थायमीन इज आ, थायमीन क्या है बताओ? तो थायमीन नाइट्रोजन बेस है, आपको बताए थे ना। ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन, ये दो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन। और थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये तीन क्या है? पिरिमिडीन होते हैं। तो थायमीन पूछा है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पिरिमिडीन। पता है ना आपको, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन और पायरिमिडीन, प्यूरिन में दो हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन जो होता है इसमें थायमीन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है, ठीक है। यही टोटल 5 बेस हैं, किसी एक सिंगल न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ 4 पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ, तो भाई न्यूक्लियोसोम, जैसे क्रोमोसोम गुणसूत्र जो न्यूक्लियोसोम से मिलकर बने, क्योंकि डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा होता है, उससे बनता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम से क्या बनते हैं? सोलेनॉइड बनते हैं, क्योंकि कम से कम 6 से 8 न्यूक्लियोसोम आपस में इकट्ठा होकर सोलेनॉइड बनाते हैं। वो सोलेनॉइड कंडेंस होकर क्रोमेटिन बनाते हैं, क्रोमेटिन और कंडेंस होता है और संसाधित होता है तब क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। ये सब क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पता है एक सिंगल डीएनए जो है वो 2.2 मीटर का होता है, हमारी पूरी लंबाई 2.2 मीटर। तो एक अकेला जो डीएनए है वो हमारे शरीर की लंबाई से अधिक है। अगर पूरे सेल के किसी एक सिंगल सेल में जितने गुणसूत्र के ऊपर डीएनए है उसको निकाल के अगर जोड़ दिया जाए तो पृथ्वी की पूरी रेडियस कवर कर लेगा, समझ रहे हो, अर्थ की। और इतनी सारी सेल्स हैं बॉडी में, उसको कंडेंस करके सेल के अंदर रखा गया इतना बड़ा डीएनए, तो उसकी पैकेजिंग अच्छे लेवल की होगी ना। तो ये जो है पैकेजिंग से क्वेश्चन है। डीएनए जो है वो रैप्ड होता है किसके ऊपर? ऑक्टामर कोर ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन ऑक्टेट जो होता है 8 अलग अलग हिस्टोन से मिलकर बना होता है, हिस्टोन ऑक्टेट। ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, समझे। क्योंकि इसमें धनात्मक पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं। इसके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन का मात्रा ज्यादा होता है, लाइसिन और आर्जिनिन का मात्रा ज्यादा होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हीं। अब ये दोनों के दोनों अमीनो एसिड्स जो हैं ये क्षारीय होते हैं, बेसिक नेचर के, इसीलिए हिस्टोन भी बेसिक होती। और ये हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक चार्ज होती है, डीएनए कैसा होता है? ऋणात्मक चार्ज, इसीलिए अट्रैक्शन के कारण ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है। ये है हिस्टोन ऑक्टेट, इसके ऊपर डीएनए इस तरीके से लिपट जाएगा और बन जाएगा न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम आगे सोलेनॉइड बनाएगा जिससे होकर क्रोमेटिड बनेंगे, और क्रोमेटिड और कंटेंस हो जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक। ये सारी चीजें मैंने अच्छे से पढ़ा रखी है, लेक्चर देखे होते मजा आ जाता है आपको। अगर समय है ये पेपर में भी तो जाके जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आपको पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? देखो फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक दोनों पूछता है, तो 3:1 जो है ये तो फिनोटिपिक रेशियो है, क्योंकि 3 लंबे होंगे 1 बौना होता है। आपको पता है ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में
लेकिन जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है, क्योंकि जीनोटाइप में क्या क्या आता है, एक बिल्कुल शुद्ध लंबा होगा और दो संकर लंबे होते हैं। दो कैसे होते हैं, संकर लंबे, और एक शुद्ध बौना होगा। तो 1:2:1 ये रेशियो बनता है जीनोटाइप का। और फिनोटाइप जो बाहर से दिखता है, तो बाहर से क्या दिखेगा, ये 3 लंबे दिखेंगे, एक बौना दिखेगा, तो फिनोटाइप होता है 3:1। समझे? जीनोटाइप मतलब जो एक्चुअल जीन है उनके पास, उसको देखेंगे। तो एक शुद्ध लंबा, दो संकर लंबे, एक बौना। और फिनोटाइप जो बाहर से दिखता है, तो बाहर से तीनों के तीनों लंबे दिखेंगे। क्यों? ये तो शुद्ध लंबा है ही, और ये दोनों भी लंबे दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पे प्रभावी है, डोमिनेट करेगा, इसीलिए तीनों लंबे होंगे। तो फिनोटाइप 3:1 है, 3 लंबे, एक बौना। ठीक है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड अलील्स। पता है, परिभाषा पढ़ते आ रहे हो बहुत दिनों से, है ना? अलील्स बोलते हैं। अलील्स की डेफिनेशन पूछ लिया सीधे 12th में भी पूछता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज अ कंसीक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन इन। भाई साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किससे होगा, जो न्यूक्लियस के अलावा किसी के अंदर डीएनए होगा। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो डबल मेम्ब्रेन्स भी होते हैं और इनके अंदर खुद का डीएनए भी होता है। तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज शो बाई मिराबिलिस जलापा। आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। मिराबिलिस जलापा जो है ये अपूर्ण प्रभाविता को क्या करता है, शो करता है। ठीक है। स्नैपड्रैगन आपने पढ़ा होगा। ये सब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए याद रखना, इसमें जो है जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम होता है, एकदम सेम। अगर पूछा जाए कि किसमें जीनोटिपिक फिनोटिपिक दोनों रेशियो सेम होते हैं अनुपात, तो वो है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल पूछे तो मिराबिलिस जलापा लिख देना, ठीक है, या स्वान पुष्प लिख देना, ड्रैगन फ्लावर्स। This cell organelles participates actively in animal apoptosis। मतलब जंतु में सक्रिय रूप से कौन सा कोशिकांग भाग लेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया लेगा। This is concerned with the intrinsic pathway of apoptosis। इंट्रिंसिक पाथवे पूछा तो साइटोक्रोम सी होगा। साइटोक्रोम सी कहाँ पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे मिलेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू। टेस्ट क्रॉस जो है, जैसे टेस्ट क्रॉस चेक करने के लिए यूज किया जाता है। क्या करने के लिए, चेक करने के लिए यफोन पीढ़ी में क्या है, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी। भाई ये आप समझिए, चाहे ये हो या ये हो, बाहर से पौधा कैसा दिखेगा, लंबा दिखेगा, लेकिन जीनोटाइप तो जान नहीं पाओगे, क्योंकि ये भी लंबा है और ये भी लंबा है। तो बाहर से देखने में दोनों पौधे लंबे दिख रहे हैं, अब दोनों का जीनोटाइप अलग। तो अब कैसे जानोगे कि लंबे पौधे में ये वाला जीनोटाइप है ये, क्योंकि ये प्रभाविता ने समस्या खड़ी की थी। कैपिटल टी जो है स्मॉल टी पे प्रभावी, तो ये अपने आप को ही एक्सप्रेस करता है सिर्फ। तो अगर ऐसा जीनोटाइप है तब भी पौधा लंबा, ऐसा है तब भी लंबा। तो अगर लंबे पौधे को आपको दे दिया जाए तो आप कैसे बताओगे कि इसका जीनोटाइप क्या है। इसलिए कराया जाता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कराया जाता है सिर्फ रिसेसिव वाले से, ठीक है। इनसे कराओगे आपको पता चल जाएगा। टेस्ट क्रॉस वगैरह अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। तो चेक हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ F1 जनरेशन, टेस्ट क्रॉस का काम है। द टर्म एलोमॉर्फिक एम्प्लाइज, सब युग्म विकल्पित से क्या तात्पर्य है, अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, विपरीत लक्षण वाले जो जोड़े होते हैं जिसको अलील आप बोलते हो, उसी को एलिलोमॉर्फिक भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए बस 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको भी हम कर लेते हैं अच्छे से। अ कैरेक्टर व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड इज कॉल्ड। हाइब्रिड के अंदर भी, हाइब्रिड मतलब जो जिसमें दो हो, उसमें भी अगर जो प्रभाव दिखाए उसको डोमिनेंट बोलेंगे, प्रभावी बोलेंगे। द फर्स्ट ग्रेट जेनेटिस्ट वाज मेंडल, कोई शक नहीं। ठीक है, लप्पू सा क्वेश्चन एकदम पूछा गया है।
चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर ऑफ एपोप्टोसिस ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ये थोड़ा क्वेश्चन तगड़ा है, ऐसे क्वेश्चन एक आध जो है आपको फांसेंगे अगर अच्छे से आपने डिटेल में नहीं पढ़ा। क्रॉसिंग ओवर इज एडवांटेजियस बिकॉज इट ब्रिंग्स अबाउट। क्रॉसिंग ओवर से भाई वेरिएशन आती है, विभिन्नताएं आती हैं, आगे चीजें अलग मिलती हैं आपको। क्रॉसिंग ओवर से होता क्या है, मम्मी और पापा से दो गुणसूत्र आए, ठीक है, मम्मी वाला एक पापा वाला, मैटरनल एक पैटर्नल। अब इन दोनों में जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो मम्मी और पापा वाले क्रोमोसोम एक्सचेंज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, वेरिएशन आएगी, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर से नए रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, नए रिकॉम्बिनेंट वेरिएशन लीड करता है। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाइवैलेंट, जिसको द्विसंयोजी बोला जाता है। हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, इसका आंसर पता नहीं है कितना हो सकता है, 7, 14, 28 या 32 कितने डिवीजन होने पड़ेंगे। एक सिंगल सेल है, इससे लास्ट में 128 सेल बनाना है, तो कितने डिवीजन करने पड़ेंगे, माइटोटिक डिवीजन कितनी बार डिवीजन करोगे कि 128 सेल बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 96 लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। अगर फर्स्ट टाइम आप आए हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।